हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसोफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौटिल्य के बारे में डिस्कस करेंगे। कौटिल्य के क्या विचार थे, क्या इनके आइडियाज़ हैं, पॉलिटिकल थॉट में इनका क्या योगदान है, भारतीय राजनीतिक चिंतन में इनका क्या स्थान है। इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम समझेंगे। और कौटिल्य के ऊपर आज की हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। तो फर्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को जनरल इंट्रोडक्शन सीखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे कि अर्थशास्त्र में क्या क्या बातें कही गई हैं, किन किन बातों के ऊपर कौटिल्य ने ज़्यादा फोकस किया है। उन सारी चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ पर आज समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कौटिल्य के सामान्य परिचय के बारे में। उनका बेसिकली अगर बात करें तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य का जो स्थान माना जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में अगर किसी ने राजनीति और शासन कला के ऊपर अगर विचार की बात की है कि पॉलिटिक्स को कैसे चलाया जाए, तो वो सबसे महत्वपूर्ण विचारकों में कौटिल्य ही आते हैं। ठीक है। कौटिल्य के अगर नाम की बात की जाए, इनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है। तो इनके नामों के बारे में कुछ बातें हैं यहाँ पर। कौटिल्य जो है ईसा पूर्व 3री शताब्दी के क्या थे, ये आचार्य थे। और ये आचार्य, इनका जन्म जो है तक्षशिला में हुआ है। ठीक है। जन्म के बारे में भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ये ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके हायर एजुकेशन में। ठीक है। इस तरीके से जब हायर एजुकेशन में आप बैठते हैं या नेट के फर्स्ट पेपर में कभी कभी पूछता है कि कौटिल्य जो है किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे या किस विश्वविद्यालय में इनकी ये इन्होंने शिक्षा दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन वहां पर पूछाता है। ये कभी कभी इनके जन्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौटिल्य होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस अमंग द एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। कौटिल्य रियल नेम वाज अ विष्णुगुप्त एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड चाणक्य। ठीक है। चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से इनको जाना भी जाता है। कौटिल्य वाज एन आचार्य ऑफ द 3rd century BC। ही वॉज अ बोर्न इन तक्षशिला। ठीक है। तक्षशिला में जन्म हुआ है इनका। देयर आर डिफरेंट रिगार्डिंग हिज बर्थ। इनके जन्म के बारे में भी बहुत सारा मतभेद है कि कोई कुछ मानता है, कहीं कुछ मानता है। कोई कहता है नेपाल में हुआ है, कोई कहता है कि कहीं और हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन आपको इतना ज़्यादा हिस्ट्री के पार्ट में नहीं चक्कर करना है। ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए, बौद्ध ग्रंथ इनकी जन्मभूमि तक्षशिला को मानते हैं। जैनों के अनुसार इनकी जन्मभूमि मैसूर। ठीक है। मैसूर राज्य का श्रावण गोला है, श्रावण बेल गोला है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान नेपाल के तराई प्रदेश को मानते हैं। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग क्या है, इनको जन्म को लेकर के मतभेद हैं। यह तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या रहे, शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, आप जो भी इनको समझ सकते हैं। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र जो लिखी, इसके द्वारा इन्होंने शासन संचालन, राजा के अधिकार, इन सब का जो है इन्होंने व्यापक रूप से चित्रण किया है कि राजा के अधिकार कैसे होने चाहिए, राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए, राज्य का संचालन कैसे किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने अपने फेमस बुक अर्थशास्त्र में सारी बातों को बताया है। ठीक है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमेशा अर्थशास्त्र के ही ऊपर पूछता है। या तो क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी मंत्रिपरिषद के ऊपर, या तो इनके कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो विभाग हैं, है ना, जैसे सीता अध्यक्ष कौन होता है, इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर पूछाते हैं। या तो इनके सप्तांग सिद्धांत से क्वेश्चन पूछता है, या तो मंडल सिद्धांत से। हाँ, बेसिकली इतने ही डिपार्टमेंट से, इतने ही पार्ट से अभी तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि मैंने लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस को देखा है कौटिल्य के ऊपर, जिनमें इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले एक आइडिया अपने मन में बनाना पड़ेगा कि हम किन किन थॉट्स को कौटिल्य के सीखें, कैसे कैसे हम कौटिल्य के आइडियाज को सीखें। तो आपको एक बायोग्राफी इनकी सीखनी पड़ेगी। बायोग्राफी सीखे रहेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है इस वीडियो सीरीज में। ठीक है। चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स कंसीडर हिज बर्थ प्लेस टू द तक्षशिला। ठीक है। बुद्धिस्ट इनके तक्षशिला को बर्थ प्लेस मानते हैं। और जैन के स्क्रिप्चर्स में आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो श्रावण बेलगोला है मैसूर का, मैसूर स्टेट का, तो वहां में इनका जन्म माना गया है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो इनके बर्थ प्लेस को नेपाल के तराई रीजन को मानते हैं। ठीक है। ही वॉज अ टीचर ऑफ अ तक्षशिला यूनिवर्सिटी।
कौटिल्य हैज गिवन अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गवर्नेंस राइट्स ऑफ द किंग्स थ्रू हिज वर्क अर्थशास्त्र। ठीक है, इन्होंने अपनी अर्थशास्त्र के थ्रू जो है कौटिल्य ने गवर्नेंस के बारे में बताया कि एक राजा को कैसे गवर्नेंस चलाना चाहिए, कैसे राजा के राइट्स क्या क्या हैं, राजा को अपनी ड्यूटीज को कैसे प्रमोट करना है, कैसे उसको रेगुलेट करना है। इन सारी चीजों के बारे में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसमें आपको सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। उन्होंने प्रजा के हित के लिए राजा को कठोर परिश्रम एवं कड़े नियम बनाने की वकालत की। ठीक है, तो अब देखिए कौटिल्य ने कहा कि प्रजा के हित के लिए राजा को कठोर परिश्रम और कड़े नियम बनाने की जरूरत है। अगर कठोर नियम नहीं होगा, कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य कहते हैं अगर राजा जो है राज्य के प्रजा के लिए अगर कठोर नियम नहीं बनाएगा, ठीक है, टफ रूल नहीं बनाएगा, तो वहां की प्रजा क्या हो जाएगी, तो वहां की प्रजा जो है राजा की बातों की अवहेलना करेगी। इसीलिए कौटिल्य कहते हैं कि राजा को कठोर से कठोर नियमों की व्यवस्था करनी चाहिए। वे प्राचीन भारत का संभवतः पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों का क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है, तो कौटिल्य को हम पहले राजनीतिक चिंतक के रूप में मानते हैं जिन्होंने व्यवस्थित रूप से राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया है। कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत जो सप्तांग सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत है और सांगुड़ीय नीति है, ठीक है, राजनीति शास्त्र को उनकी अमूल्य देन मानी जाती है। तो जो आप पढ़ते हैं सप्तांग सिद्धांत, इन्हीं को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, मंडल सिद्धांत को पढ़ना है और सांगुड़ीय नीति को पढ़ना है अच्छे तरीके से। यही जो है राजनीति सिद्धांत की बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माने गए हैं और ये कौटिल्य की देन मानी जाती है। ठीक है, इन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इन सिद्धांतों का वर्णन किया है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जब आप पढ़ोगे पुस्तक, तो आपको उसमें सांगुड़ीय नीति, मंडल सिद्धांत, ठीक है, और आपको सप्तांग सिद्धांत, ये सारी चीजें आपको अर्थशास्त्र में दिखाई पड़ेंगी। तो अर्थशास्त्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, और इन्हीं अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है, इन्हीं पुस्तकों के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। चाहे वो एग्जाम बीपीएससी का रहा हो, चाहे वो एग्जाम नेट जेआरएफ का रहा हो, चाहे वो किसी भी अदर एग्जाम से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम रहा हो, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत और सांगुड़ीय नीति से पूछे गए हैं। ठीक है, अब मंडल सिद्धांत जब आप पढ़ते हैं या सप्तांग सिद्धांत जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पे जितने भी डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, जो जो नीतियां दी गई हैं, उन्हीं नीतियों के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है अभी तक। ठीक है, ही एडवोकेटेड हार्ड वर्क एंड स्ट्रिक्ट रूल बाय द किंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अ पीपल। तो इन्होंने कहा कि प्रजा के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा टफेस्ट रूल बनाना चाहिए। He was probably the first scholar of ancient India who described the political principle। ठीक है, तो ये ऐसे पहले एंशियंट इंडिया के थिंकर हैं जिन्होंने पॉलिटिकल प्रिंसिपल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है। द सप्तांग प्रिंसिपल, मंडल प्रिंसिपल एंड सदगुड़े प्रिंसिपल प्रेजेंटेड बाय कौटिल्य आर हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल साइंस। तो ये आपको सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ही हैज डिस्क्राइब्ड द दिस प्रिंसिपल इन हिज बुक अर्थशास्त्र। तो जो आप सप्तांग प्रिंसिपल और मंडल प्रिंसिपल एंड सदगुड़े प्रिंसिपल ये जो आप पढ़ते हैं, तो ये कहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये अर्थशास्त्र जो इनकी फेमस बुक है, इन्हीं पुस्तकों में आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी, यही सिद्धांत और यही सारे सिद्धांत जो प्रिंसिपल हैं, इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर, कौटिल्य के ऊपर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको अगर 3-4 सिद्धांत याद हो गए, ये सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत और सांगुड़ीय नीति, ठीक है, ये अगर आपको याद हो गया, तो कौटिल्य के लगभग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 99% क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। इन्हीं 3 थ्योरीज को आप पढ़ लीजिए अच्छे से, बाकी सारी चीजें आपको यहीं से कवर दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि कौटिल्य राजनीति में क्यों आए, है ना, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, विद्वान थे, तो राजनीति में आने का क्या इनका उद्देश्य था। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि तत्कालीन जो मगध साम्राज्य के सम्राट थे घनानंद, ठीक है, घनानंद के द्वारा कौटिल्य का अपमान किया गया और कौटिल्य ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं घनानंद के साम्राज्य का समूल विनाश कर दूंगा। ठीक है, इनके जो घनानंद का एम्पायर है, इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने की इन्होंने एक वो ली, प्रतिज्ञा ली, और इन्होंने फिर राजनीति में प्रवेश किया और चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने एक ऐसा शासक बनाया जो संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन कर सके। ठीक है, इन्होंने अखंड भारत की कल्पना की। भारत पर यूनानी सिकंदर का आक्रमण
सिकंदर के आक्रमण से बचने के लिए भारत को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना भी इनका एक उद्देश्य रहा है। तो ये दो ऐसे कारण थे, ठीक है, जिसकी वजह से राजनीति में इनका प्रवेश बहुत ही आवश्यक था। इन्हीं परिस्थितियां बस इन्होंने मगध साम्राज्य या नंद वंश का क्या कर दिया, विनाश कर दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाकर मौर्य वंश की नींव रखी और स्वयं प्रधानमंत्री बने। ठीक है, आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोका, है ना। ये सारी चीजें एक एक वंशावलियां इनकी चलती रहती है। तो इन्होंने राजतंत्र का समर्थन किया। एक चीज आपको ध्यान रखना है, राजतंत्र में इन्होंने वंशानुगत शासन का समर्थन किया है। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर चीजें और हो पाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो रीजन फॉर ज्वाइनिंग द पॉलिटिक्स, क्या क्या रीजन थे? पहला रीजन था इनका कि इंसल्टेड ऑफ कौटिल्य बाय द देन एम्परर ऑफ मगध एम्पायर घनानंद। ठीक है, तो घनानंद जो मगध का एम्पायर था, इसने क्या किया, कौटिल्य को इंसल्ट किया, इंसल्ट करके अपने साम्राज्य से निकाल दिया। और कौटिल्य ने एक प्रतिज्ञा की, एक वो लिया, एक शपथ लिया, जिसके बाद इन्होंने एक अखंड भारत के निर्माण और साथ साथ घनानंद के शासन का विनाश करने का इन्होंने निश्चय किया। दूसरा रीजन था कि उस समय ग्रीक अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर था, सिकंदर था, वो इंडिया पर अटैक किया और इंडिया को बचाने के लिए उन्होंने पावरफुल एम्पायर, ठीक है, अलेक्जेंडर के अटैक से उन्होंने बचाने के लिए इंडिया को एक पावरफुल एम्पायर बनाने का डिसीजन लिया। ड्यू टू दीज सर्कमस्टांसेस ही डिस्ट्रॉयड द मगध एम्पायर ऑफ अ नंद डायनेस्टी and laid the foundation of a Maurya dynasty by the making the Chandragupta Maurya the ruler and himself become the prime minister। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब इसी कारण से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मगध एम्पायर के जो नंद वंश का एम्पायर था, ठीक है, नंद वंश को इन्होंने क्या किया, नंद वंश को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया और नंद वंश के स्थान पर इन्होंने मगध एम्पायर का फाउंडेशन किया। और मगध एम्पायर में इन्होंने किसको बनाया शासक, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया, अपना रूलर बनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य के इन्होंने क्या बन गए, ये प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री उस समय पे राजा का एक सलाहकार होता था, राजा का एक एडवाइजर होता था जो राजा को उचित सलाह देता था। ठीक है, अब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जो किस पर लिखी गई है, राजनीति पर एक ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है ये। 19वीं शताब्दी तक इस पुस्तक के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। इतनी बड़ी पुस्तक होने के कारण भी बाद भी जो है 19वीं शताब्दी तक इस पुस्तक के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। सबसे पहले 1905 में तंजौर के एक ब्राह्मण ने कौटिल्य की अर्थशास्त्र की एक हस्तलिखित पांडुलिपि तत्कालीन मैसूर रियासत की प्राच्य पुस्तकालय को उन्होंने भेंट की। उस समय इस पुस्तकालय के अध्यक्ष जो थे साम शास्त्री थे, और साम शास्त्री के प्रयत्नों से 1909 में इस ग्रंथ का सबसे पहली बार क्या हुआ, पब्लिश हुआ, पब्लिकेशन आया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 1909 में सबसे पहली बार जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का पब्लिकेशन होता है। और पब्लिकेशन कराने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका रोल है, तो साम शास्त्री का। कौटिल्य रोट अ ट्रीटाइज ऑन अ पॉलिटिक्स कॉल्ड अर्थशास्त्र। दिस ट्रीटाइज वाज नॉट नोन टिल द 19th सेंचुरी। ठीक है, इस पुस्तक को या इस ग्रंथ को 19वीं शताब्दी तक, 19th सेंचुरी तक कोई भी नहीं जानता था। ऑन द फर्स्ट टाइम इन 1905, ठीक है, पहली बार अगर बात करें तो 1905 में एक ब्राह्मण फ्रॉम द तंजौर का एक ब्राह्मण ने प्रेजेंट किया एक हैंडरिटन मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अ कौटिल्य अर्थशास्त्र टू द ओरिएंटल लाइब्रेरी ऑफ देन द मैसूर स्टेट। दिस treatise was first published in 1909 due to the efforts of a Sam Shastri had led to this library at that time। ठीक है, जो कि उस समय लाइब्रेरी के हेड साम शास्त्री थे, और उनके एफर्ट्स से क्या हुआ, ये जो अर्थशास्त्र है 1909 में पहली बार ये पब्लिश होता है। अब आगे चल के आपको कभी कभी जब आप कौटिल्य पढ़ते हैं तो कौटिल्य के अलावा भी कभी कभी मैचिंग में दे देता है एग्जाम में क्वेश्चन कि मुद्रा राक्षस किसकी बुक है। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है विशाखादत्त की पुस्तक है। इस मुद्रा राक्षस में कौटिल्य यानी चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि विशाखादत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इस मुद्रा राक्षस में कौटिल्य यानी चाणक्य के अलग अलग नामों के बारे में बताया गया है। फिर डॉक्टर पांडुरंग बामन काड़े
जिन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक लिखा। इसमें बताया है कि कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम थे, है ना। हालांकि ये सब एग्जाम में बहुत कम पूछता है, लेकिन आप अगर अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन में विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस और मुद्रा राक्षस में कौटिल्य के बारे में क्या बताया गया है, कौटिल्य के नामों के बारे में क्या बताया गया है, इन चीजों को आपको थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना चाहिए। विशाखा दत्त हैज referred to the चाणक्य as a कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त इन अ मुद्रा राक्षस इन धर्मशास्त्र का इतिहास। ठीक है, धर्मशास्त्र के इतिहास में जो कि डॉक्टर पांडुरंग बामन काड़े ने लिखा है, इट हैज बीन स्टार्टेड दैट द कौटिल्य, चाणक्य एंड विष्णुगुप्त वर द नेम ऑफ द सेम पर्सन। ठीक है, तो सेम पर्सन का नाम ही कौटिल्य है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है। तो ये अलग अलग नाम तो हैं, लेकिन पर्सन क्या है, सेम ही है। चलिए अब देखते हैं, अब अभी तक हमने अर्थशास्त्र के बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर ली कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के बारे में, इनकी पुस्तकों के बारे में, है ना। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है ना, क्योंकि सबसे फेमस बुक इनकी यही है, अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र के द्वारा शासन संचालन, राजा और राजा के अधिकार, राजा के कर्तव्य, इन सब का क्या किया है, बहुत ही व्यापक तरीके से उसके बारे में वर्णन किया है कि राजा के अधिकार क्या होंगे, राजा शासन का संचालन कैसे करेगा, राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करेगा। इन सब चीजों के बारे में आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने प्रजा के हित के लिए राजा को कठोर परिश्रम और कड़े नियम बनाने की बात करी है, और वे प्राचीन भारत का संभवतः पहले विद्वान थे जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन भी किया है। ठीक है, तो इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से डिस्क्राइब भी किया है। कौटिल्य हैज गिवन अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नेंस, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ किंग थ्रू हिज वर्क अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इन्होंने अपने वर्क अर्थशास्त्र के थ्रू बताया है कि राजा की क्या ड्यूटीज होंगी, क्या एक किंग के क्या राइट्स होंगे, एक किंग कैसे गवर्नेंस को स्टैब्लिश करेगा। इन सब चीजों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई पड़ेगा इनकी पुस्तक जो है अर्थशास्त्र में। ही एडवोकेटेड हार्ड वर्क एंड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय द किंग। He was probably the first scholar of an ancient India who described the political principle। ठीक है, तो ये इंडिया के पहले एंशियंट थिंकर हैं जिन्होंने पॉलिटिकल प्रिंसिपल को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। अब कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत जो अलग अलग सिद्धांत हैं, जैसे सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, शांगुड़ी सिद्धांत, राजनीति सिद्धांत को उनकी अमूल्य देन के रूप में हम देखते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इन सारे सिद्धांतों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, उनके ग्रंथ में कितने अधिकरण हैं अर्थशास्त्र में, तो 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं और 150 अध्याय हैं। ठीक है, और 6000 श्लोक हैं। ठीक है, प्रकरण को आप सेक्शन कह सकते हैं, अधिकरण को सेक्शन कह सकते हैं, और प्रकरण को भी आप सेक्शन ही कह सकते हैं। और अध्याय यानी चैप्टर्स हैं 150 इसमें, और 6000 श्लोक हैं इसमें। इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना है। और जो क्वेश्चन पूछता है, इन्हीं 15 अधिकरणों में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में डिवाइड है, 180 प्रकरणों में और 150 चैप्टर्स में, और 6000 श्लोक हैं इस अर्थशास्त्र में। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये थोड़ी सी फैक्चुअल चीजें हैं। इसमें राजनीति के अतिरिक्त आपको और क्या क्या दिखाई पड़ेगा, राजनीति के अतिरिक्त आपको शिक्षा, एजुकेशन के बारे में, नीति शास्त्र के बारे में, सैन्य शास्त्र के बारे में, रसायन शास्त्र के बारे में, इंजीनियरिंग आदि का वर्णन जो है इस पुस्तक में आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन मूलतः ये पुस्तक राजनीति के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हालांकि कुछ चीजें ऐसी बच जाएंगी जो हम आने वाले एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जब हम प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे या PYQ लगाएंगे, तब उसमें हम कौटिल्य के जब हम 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन कौटिल्य के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो उनमें जो चीजें हमारे PPT में छूट जाएंगी उनको वहां से हम लगे हाथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वो चीजें आप थोड़ा सा उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, चिंता आप उसके लिए मत कीजिएगा। द सप्तांग सिद्धांत एंड मंडला सिद्धांत एंड सांगुड़े सिद्धांत प्रेजेंटेड बाय द कौटिल्य आर हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल साइंस। ही हैड डिस्क्राइब्ड दिस द प्रिंसिपल इन हिज बुक अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अपनी अर्थशास्त्र में ये सारे थ्योरीज को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया है इन हिज बुक अर्थशास्त्र में। 15 सेक्शंस हैं, 180 सेक्शंस हैं। ठीक है, ये सब सेक्शंस कह सकते हैं इसको। 150 चैप्टर्स हैं एंड 6000 जो है
वर्सेस हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये जो 15 अधिकरण है, इन्हीं 15 अधिकरणों से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स इज ऑल्सो डिस्क्राइब द एजुकेशन। पॉलिटिक्स के अलावा इस पुस्तक में एजुकेशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, एथिक्स के बारे में, मिलिट्री साइंस क्या होती है, केमिस्ट्री कैसे चलती है, इंजीनियरिंग के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बहुत सारी बातें इस पुस्तक में, ये इस बुक में बताई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौटिल्य का विभिन्न विषयों पर दिया गया संपूर्ण विवेचन क्या है? यथार्थवादी है, क्योंकि कौटिल्य स्वयं कैसे विचारक हैं? यथार्थवादी विचारक हैं। ये एक रियलिस्टिक थिंकर हैं। ठीक है, ये रियलिज्म से जुड़े हुए विचारक हैं। ये एक मजबूत राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सेना की मजबूती, विस्तारवादी नीति की वकालत करते हैं। ठीक है, वे राष्ट्रहित की पूर्ति के लिए साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाने के पक्षधर हैं। ये कह रहे हैं राष्ट्रहित में ही क्या है? राष्ट्र के हित में जनता का हित है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि राष्ट्र का हित हम किसी भी तरीके से करें, चाहे साम दाम दंड भेद, चारों नीतियां अपनाकर हमें राज्य के हितों को पूरा करना है, राज्य के विस्तार को हमें निरंतर करते रहना है, सेना को मजबूत करते रहना है। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है, एक यथार्थवादी विचारक है, तो जो भी यथार्थवादी विचारक होगा, जो भी रियलिस्टिक थिंकर होगा, वो हमेशा एक्सपेंशन की बात करेगा, अपने स्टेट को आगे बढ़ाने की बात करेगा। ठीक है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी पॉलिसीज अपनानी पड़े, चाहे साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनानी पड़े, है ना। इसको आज के टाइम पे हम डिप्लोमेसी कहते हैं। जो साम दाम दंड भेद है, ये क्या है? ये उस समय कूटनीति के नाम से जानी जाती थी, आज हम इसको डिप्लोमेसी के रूप में यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है, हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ये बहुत पहले से ही चली आ रही है। ठीक है, तो आज हम अगर किसी कंट्री को अपने फेवर में करना चाहते हैं, तो हम साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, चाहे हम हार्ड पावर अपनाएं, चाहे सॉफ्ट पावर अपनाएं, चाहे हम कल्चरल पावर अपनाएं। तो ये सब क्या है, एक एक तरीका है कि जैसे हम किसी भी कंट्री को अपने फेवर में कर सकें। तो वैसे कौटिल्य ने बताया कि एक शासक को, एक किंग को हमेशा अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए, अपने एम्पायर को हमेशा एक्सपेंशन करते रहना चाहिए, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। क्योंकि कौटिल्य कहते हैं कि राजा का हित जो है, राज्य के हित में निहित है। ठीक है, अगर राज्य सुरक्षित है तो उसकी प्रजा सुरक्षित है, उसका राजा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि राज्य को हमेशा मजबूत करते रहना चाहिए। मजबूत करने के लिए उन्होंने बोला कि सेना रखना चाहिए। सेना में इन्होंने चतुरंगिनी सेना की बात की। एक इन्होंने बताया पैदल सेना होनी चाहिए, एक इन्होंने बताया घुड़सवारी सेना होनी चाहिए, एक इन्होंने बताया कि हाथी सेना होनी चाहिए, और इन्होंने बताया एक रथ वाली सेना होनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने 4 सेनाओं की बात की, जिससे कि युद्ध में कोई राजा आसानी से विजय प्राप्त कर सके। तो अब ये यथार्थवादी विचारक हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जब कोई भी थिंकर अगर साम्राज्य को बढ़ाने की बात कर रहा है, राज्य के हितों को सर्वोपरि स्थान दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक रियलिस्टिक थिंकर है, एक यथार्थवादी विचारक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा किसी चीज़ को लेकर कि हमें बहुत रैपिडली चीज़ों को सीखना है, या बहुत फास्ट चीज़ें, बहुत फास्ट करके भी आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं पाएंगे। आप उतना सीखें जितना आप एक्सेप्ट कर पाए चीज़ों को। ठीक है, कौटिल्याज एंटायर डिस्कशन ऑन अ वेरियस सब्जेक्ट्स इट्स इज रियलिस्टिक। ही वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। ठीक है, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इनका उद्देश्य क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट को क्रिएट किया जाए, या एक ऐसे एम्पायर का क्रिएशन किया जाए जो क्या हो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, सबसे ज्यादा मजबूत हो। ठीक है, ही एडवोकेट्स स्ट्रेंथनिंग द आर्मी एंड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ठीक है, ही वॉज अ फेवर ऑफ अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ अ साम दाम दंड एंड भेद फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हमें साम दाम दंड भेद, ये सारी पॉलिसीज को अपनानी पड़ेंगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। तो कौटिल्य के लिए नेशनल इंटरेस्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट इनके लिए प्राइमरी है, और बाकी चीजें क्या है, सेकेंडरी हैं। ठीक है, कौटिल्य कहते हैं कि राष्ट्र हित के लिए अगर प्रजा की हित को, कुछ प्रजा के हितों को बलि चढ़ा दी जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है। एक राजा को राष्ट्र हित में प्रजा की बलि चढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं अपने सब्जेक्ट को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर नेशनल इंटरेस्ट उससे जुड़ा हुआ है तो। ठीक है, कौटिल्य प्राचीन काल के पहले ऐसे विचारक थे जिसने राजनीति पर इतना व्यापक और उद्देश्यपूर्ण ग्रंथ लिखा हुआ है। उनकी जो फेमस बुक है अर्थशास्त्र,
उसकी मानवता को, मानव जाति को एक अमूल्य देन मानी जाती है। कौटिल्य जो है भारत का मैकियावेली है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने बोला। लेकिन बोला तो किस पुस्तक में बोला? तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी पुस्तक, जवाहरलाल नेहरू ने। और इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि कौटिल्य क्या है? कौटिल्य भारत का मैकियावेली है। जबकि मैकियावेली से ज्यादा शक्तिशाली, मैकियावेली से ज्यादा कूटनीतिक विचार जो थे कौटिल्य के थे। ठीक है, मैकियावेली को जो है कौटिल्य का भारत का कौटिल्य बोला जाना चाहिए, जबकि उल्टा बोला गया है कि कौटिल्य जो है भारत का मैकियावेली। यानी मैकियावेली को अभी भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में यह विचार बैठ गया है कि जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं, जो यूरोपियन सभ्यता थी, वो भारत की सभ्यता से सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए हम आज भी मैकियावेली को कौटिल्य से ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, कौटिल्य के विचार ज्यादा रिलेवेंस थे मैकियावेली से। ठीक है, Kautilya was the first thinker of ancient times to the write to such a comprehensive and objective treatise on politics. He works Arthashastra in his valuable contribution to the humanity. Kautilya is the Machiavelli of India, wrote Jawaharlal Nehru in his book Discovery of India. ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उनके बारे में क्या थॉट्स हैं। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री तथा महान भारतीय यथार्थवादी विचारक, राजनीतिक विचारक, जिसे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ की रचना की, या अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे। और महान भारतीय यथार्थवादी विचारकों में अगर किसी की गणना की जाती है तो किसकी? कौटिल्य की। ठीक है, यह व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत देने वाला प्रथम भारतीय ग्रंथ है। कौन से ग्रंथ की बात की जा रही है यहां पर? तो अर्थशास्त्र की बात की जा रही है कि अर्थशास्त्र जो है पहली व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांत पर लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसमें राजनीति को धर्म से क्या माना गया है? स्वायत्त विषय माना गया है। यानी कि पहली बार ऐसा कोई पुस्तक आया जिसमें राजनीति अलग विषय है और धर्म क्या है? अलग विषय है। ठीक है, तो राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग हैं। यही काम सेम किसने किया था? मैकियावेली ने भी किया था, राजनीति और धर्म को अलग किया। ठीक है, मैकियावेली ने भी तो यही काम किया कि राजनीति को धर्म से अलग किया, और यही काम कौटिल्य ने किया कि राजनीति को धर्म से अलग करने का विषय बनाया। ठीक है, तो अपने अर्थशास्त्र में इन्होंने राजनीति के अलग दृष्टिकोणों की चर्चा की है और धर्म को इन्होंने एक अलग विषय माना है। तो इस तरीके से आप चीजों को सीखेंगे। कौटिल्य को नीतिशास्त्र परंपरा के विरुद्ध अर्थशास्त्र परंपरा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है, इसको मैं बाद में अंडरलाइन कर दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आया था। ठीक है, कौटिल्य को नीतिशास्त्र परंपरा के विरुद्ध अर्थशास्त्र की परंपरा की स्थापना का श्रेय ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है अगर समझे तो? अर्थ का मतलब होता है लोगों से बसी भूमि, लोगों से बसी भूमि, यानी एक ऐसी भूमि, एक ऐसी जगह जहां पे लोग रहते हो, उसको बोलते हैं अर्थ। ठीक है, तो अब इसी अर्थ को बढ़ाने का, एक्सपेंशन की, विस्तार की बात करता है कौटिल्य। कौटिल्य कहता है कि जहां पर लोगों से बसी भूमि हो उसको राजा अपने नियंत्रण में कर लेना चाहिए, राजा को। ठीक है, चाहे वो किसी भी देश की हो, किसी भी कंट्री की हो, राजा को लोगों से बसी भूमि को यानी अर्थ को अपने नियंत्रण में अधिक से अधिक करना चाहिए, यानी कि अपने राज्य का निरंतर विस्तार करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य's prime minister and great Indian realist political thinker also known as the Machiavelli of India। ठीक है, और wrote the great book called अर्थशास्त्र। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस महान पुस्तक को अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, और इनको हम कौटिल्य को मैकियावेली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर एंड ए ग्रेट इंडियन रियलिस्टिक थिंकर भी थे। This is the first Indian book to give the systematic political theory in which of politics is a considered and independent subject from the religion. Kautilya is created with the establishing the tradition of economics as a against the tradition of ethics.
ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि ये नेट के पेपर में आई थिंक मुझे लगता है आया हुआ है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन इसी के बेस पर क्वेश्चन बना हुआ है कि कौटिल्य को नीति शास्त्र परंपरा के विरुद्ध अर्थशास्त्र की परंपरा की स्थापना का श्रेय ज्यादा मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र को क्या बनाया, एक स्वतंत्र विषय बनाया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है कि यह राजनीतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि शासन कला पर लिखा गया क्या है, एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जो इनकी फेमस बुक है। ठीक है, एक कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है ये, बल्कि क्या है, एक शासन कला पर लिखा गया एक ग्रंथ है, एक बुक है ये। वी आर मेहता साहब की, अगर आपको टाइम मिले कभी, वी आर मेहता की बुक आप पढ़िएगा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर है, बहुत ही गजब की बुक लिखी गई है। ठीक है, वास्तव में अर्थशास्त्र प्रशासन पर लिखा गया ग्रंथ अधिक है, ना कि राजनीति अथवा शासन कला पर। तो इनका ये स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट को जरूर ध्यान रखेंगे। He was the first person to make the political economy and independent subject. Arthashastra is not a political theory but a treatise on a art of a statecraft. V.R. Mehta, in fact, Arthashastra is a more treatise on a administration and not on a politics of a art of a statecraft. अब एक जॉली थिंकर हैं, जॉली ने इस अर्थशास्त्र की क्या की है, आलोचना की है। आलोचना करते हुए जॉली कहते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक धोखा देने वाली चीज है, जिसे संभवतः 3री शताब्दी में तैयार किया गया था। ठीक है, और जी.आर. भंडारकर इसे मानते हैं कि यह 1ली शताब्दी में लिखी गई पुस्तक है। तो जॉली कहते हैं कौटिल्या's अर्थशास्त्र इज अ फ्रॉडुलेंट वर्क प्रोबेबली रिटन इन द 3rd century। R.G. भंडारकर के अकॉर्डिंग ये पुस्तक लिखी गई है टू इट द 1st century वर्क। ठीक है, 1st century में ये बुक लिखी गई थी। तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, कौटिल्य के अनुसार अर्थ का क्या मतलब होता है। अर्थ का तात्पर्य है कि ऐसी भूमि जिस पर मनुष्य बसे हों। इस प्रकार अर्थशास्त्र क्या है, ऐसी संहिता है जो भूमि अर्जित करने व उसमें वृद्धि के उपाय सुझाती हो। यानी कि साम्राज्य के विस्तार, भूमि को अर्जित करने का मतलब क्या है, राज्य को अर्जित करना। राज्य को अर्जित करने का तात्पर्य है कि साम्राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य का विस्तार करना, तो एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। ठीक है, अर्थशास्त्र जिसे साम शास्त्री प्रकाश में लाए थे, उसमें कितने अधिकरण है अर्थशास्त्र में, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ का मतलब क्या है। अर्थ का मतलब है कि ऐसी भूमि जिस पर मनुष्य बसते हों, जहां पर मनुष्य बसे हुए हों। ठीक है, अर्थ मीन्स क्या है, अ लैंड ऑन विच पीपल लिव। यह लोक प्रशासन, राजनीति, शासन कला, इन सब पर लिखा गया एक महान रचना है, यह महान ग्रंथ इसको माना गया है। इसमें आपको एक चीज नहीं मिलेगी, आपको इसमें शासन कला, राजनीति, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, है ना, सारी चीजों के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, सारी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आपको चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। तो बहुत सारी ऐसी विषय वस्तु हैं, ऐसे थीम्स हैं जो आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखाई पड़ेंगी। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अर्थ मीन्स लैंड ऑन विच पीपल लिव। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दस अर्थशास्त्र इज अ सच कोड विच सजेस्ट वेज ऑफ acquiring and increasing land. Arthashastra, which was published by Sam Shastri, has a 15 chapters. ठीक है, 15 chapters नहीं होगा, 15 sections होगा। This is a great treatise on written on a public administration, politics, statecrafts and diplomacy। तो इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, पॉलिटिक्स के बारे में है, स्टेट क्राफ्ट्स के बारे में है, और डिप्लोमेसी के बारे में भी बहुत सारी चीजें इस आपका अर्थशास्त्र में दिखाई पड़ेगा। अर्थशास्त्र में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, कितने प्रकार के सरकारों की बात की गई है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक में 34 प्रकार के सरकार के डिपार्टमेंट है। ठीक है, अर्थशास्त्र में सरकार के 34 भाग हैं। राज्य में 18 मंत्री व विभागाध्यक्ष होते हैं, जिन्हें कौटिल्य अष्टादश तीर्थ कहता है। अब ये एग्जाम में पूछा गया है कि अष्टादश तीर्थ का तात्पर्य क्या है। ठीक है, यानी कि विभाग के अध्यक्ष को क्या बोला गया है, अष्टादश तीर्थ, याद रखेंगे। ठीक है, अष्टादश का मतलब है कि 8 और 10, 8 और 10 का मतलब है 18।
कितने अष्टादश हैं? यानी कि 18 अष्टादश हैं। 18 अष्टादश को क्या बोला गया है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि विभाग के अध्यक्ष इसको बोलते हैं, विभाग अध्यक्ष, या इसी को हम मंत्री बोल सकते हैं, सीधी सी बात में अगर समझे तो आसान भाषा में। ठीक है, अष्टादश तीर्थ का मतलब है कि विभाग के अध्यक्ष। या अष्टादश का सीधा सा मतलब है अष्ट, 8 और 10। ये संस्कृत का शब्द है अष्टदश। ठीक है, अष्ट का मतलब है 8 और 10 का मतलब है 10। 8 और 10 मिलाकर कितने होते हैं? 18। तो 18 कितने हैं? मंत्री हैं। तो तीर्थ का मतलब होता है मंत्री। ठीक है, तो इन्हीं अष्टादश तीर्थ के बारे में बताया गया है कि 18 मंत्री होंगे। जो 18 मंत्री होंगे वो 18 अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होंगे, विभाग के अध्यक्ष होंगे। इन्हीं को अष्टादश भी कहा गया है। तीर्थ का तात्पर्य है मंत्री या या विभाग का अध्यक्ष या हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अर्थशास्त्र श्रुति, स्मृति व संहिता की बजाय क्या है? नीति शास्त्र है ये। ठीक है, अर्थशास्त्र श्रुति नहीं है, स्मृति नहीं है, संहिता नहीं है, बल्कि क्या है? ये नीति शास्त्र है। अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का उल्लेख है, अर्थात मानव ज्ञान के 4 प्रकार के बारे में अर्थशास्त्र में डिस्क्राइब किया गया है। अब वो आन्विक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ये क्या है? अर्थशास्त्र में एक नीतियां बनाने के 4 प्रकार हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर 34 पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इन अर्थशास्त्र। ये इंपॉर्टेंट है, जो रेड करके लिखा गया है आप उन्हीं को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कीजिएगा। और जहां जहां पे मैं बताता हूं कि जो चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं उनको आप अगर नोट करेंगे अपने पीडीएफ में या अपने शॉर्ट नोट्स में, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे। हालांकि आपको सारी चीज़ों को पढ़ना डिटेल में है, लेकिन होता क्या है कि जब आप एग्जाम के टाइम पे जब आप रिवीजन के लिए जाते हैं तो आप सारी चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपने शॉर्ट में बना रखा है नोट्स, उन्हीं को रिवाइज करते हैं। तो आप उन्हीं चीज़ों को ऐड अभी कीजिए जो आपको आगे चल के रिवाइज करना पड़े। देयर आर 18 मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट हेड्स इन द स्टेट whom कौटिल्य कॉल्ड अर्थशास्त्र या अष्टादश तीर्थ। ठीक है, अष्टादश तीर्थ का मतलब है कि 18 मिनिस्टर्स। ठीक है, तीर्थ मीन्स क्या है? मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ अ हेड। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से तीर्थ का तात्पर्य क्या है? तीर्थ का तात्पर्य है मंत्री या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इसको हम एचओडी भी कह सकते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र इज अ एथिक्स इंस्टीड ऑफ श्रुति, स्मृति एंड संहिता। ठीक है, संहिता, श्रुति, स्मृति की बजाय क्या है? ये एथिक्स है। देयर इज अ मेंशन ऑफ 4 डिसिप्लिन इन द अर्थशास्त्र, ह्यूमन नॉलेज इज अ 4 टाइप्स। अब देखिए 4 प्रकार की कौन कौन सी विधाएं हैं अर्थशास्त्र में, उसके बारे में आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपको याद होना चाहिए आन्विक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विधाएं हैं जो अर्थशास्त्र में बताई गई हैं। आन्विक्षिकी में क्या बताया गया है? दर्शन और तर्क के बारे में। दूसरा आन्विक्षिकी में क्या बताया गया है? इसमें चारवाक, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इन सारे दर्शनों का ज्ञान बताया गया है। ठीक है, बेसिकली इसमें जो आन्विक्षिकी है वो तर्क, दर्शन और तर्क से जुड़ा हुआ विषय है। यह क्या है? तीसरा, यह विधाओं या प्रकाश स्तंभ की विद्या भी इसे बोला गया है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। त्रयी में क्या बताया गया है? धर्म के बारे में, अधर्म के बारे में, वेदों के ज्ञान के बारे में और वर्ण व्यवस्था के ज्ञान के बारे में जो है त्रयी में बताया गया है। तो ये त्रयी, वार्ता, दंडनीति, आन्विक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति जो चारों हैं, ये अर्थशास्त्र की 4 विधाएं हैं। ठीक है, विधाओं का मतलब क्या होता है कि ये डिसिप्लिन्स हैं। विधाएं मतलब नियम। ठीक है, विधाओं को अगर हम बात करें तो ये नियम, इस अर्थशास्त्र में ये बेसिकली 4 नियमों की बात की गई है। ठीक है, एक तो आन्विक्षिकी के बारे में बताया गया है जिसमें तर्क और दर्शन के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा त्रयी के बारे में बताया गया है जिसमें बताया गया है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वेदों का ज्ञान क्या है, वर्ण व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए एक राजा को। ये सारी चीजें जो है अर्थशास्त्र में बताई गई हैं। फिर वार्ता का मतलब क्या है कि डायलॉग या नेगोशिएशन करना। कृषि, व्यापार अर्थात अर्थव्यवस्था का ज्ञान, यह राज्य का क्या है? प्राण है। ठीक है, तो ये वार्ता तो बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें राजा को अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए, व्यापार का ज्ञान होना चाहिए, कृषि का ज्ञान होना चाहिए, है ना। कुल मिलाकर इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? जीव है राजा का, या राज्य का प्राण कौन है? वार्ता, यानी अर्थ को माना है। ठीक है, दंड नीति में क्या है?
यहाँ पर शासन कला और राजनीति शास्त्र के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें संप्रभुता के बारे में कहा गया है कि संप्रभुता का आवास कहाँ पे मिलता है, आपको दंड नीति में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, संपूर्ण सांसारिक जीवन और राज्य दंड नीति पर ही आश्रित माना गया है। ज्ञान की प्रथम 3 विधाओं का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जो आपको आन्विष्की, त्रयी और वार्ता, इन तीनों को बचाए रखने का काम कौन करता है? दंड नीति ही करता है। ठीक है, ज्ञान की प्रथम 3 विधाओं का संरक्षण या संवर्धन दंड नीति पर ही अवलंबित माना गया है। दंड नीति भी स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, यह भी स्वतंत्र नहीं है। दंड जीवन में सुरक्षा लाने हेतु अनिवार्य है, लेकिन दंड अनुशासन यानी विनय पर भी आश्रित माना गया है। फिर दंड नीति का अर्थ क्या है? दंड नीति ही अर्थशास्त्र की मुख्य विषय को मान लिया गया है इसमें कि दंड नीति क्या है? अर्थशास्त्र का मेन विषय है, मुख्य विषय है। दंड राज्य शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक है और तथा अर्थशास्त्र के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। आपको एक चीज और ऐड करना है इसमें कि जो दंड है, कौटिल्य ने कहा कि दंड जो है ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर दिया जाना चाहिए, वर्ण व्यवस्था के आधार पर दिया जाना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि दंड जो है वर्ण व्यवस्था के आधार पर दिया जाना चाहिए, यानी कि कौटिल्य के अनुसार ब्राह्मणों को कम दंड दिया जाना चाहिए और जो उसके नीचे की जातियां आती हैं उनको अधिक दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर अगर दूसरे शब्दों में समझे हम तो कौटिल्य के अनुसार जो राज्य के लिए ज्यादा उपयोगी हो, ठीक है, उसको कम दंड, और जो राज्य के लिए कम उपयोगी हो उसको अधिक दंड मिलना चाहिए। ठीक है, अपराध सेम हो तब भी दंड जो है, अपराध सेम होने पर भी दंड सेम नहीं मिलेगा, है ना। अगर आपने सेम क्राइम किया है, एक जैसा अपराध किया है, अगर आप ब्राह्मण हैं कौटिल्य के अनुसार, अगर आपने किसी की हत्या की, आप क्षत्रिय हैं, आप शूद्र हैं, आप वैश्य हैं, सबने अगर हत्या की है चारों वर्णों ने, तो ब्राह्मण को कम दंड मिलेगा, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कौटिल्य ने कहा कि जो दंड की व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर दिया जाना चाहिए, योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस चीजों को आप ध्यान में रखेंगे कि कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था में दंड को निर्धारित किया गया है, यानी कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर दंड दिया जाएगा। एक ही अपराध के लिए कौटिल्य ने अलग अलग मानदंड या क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि दंड के क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। अगर सेम अपराध को सेम व्यक्ति ने या अलग अलग व्यक्तियों ने किया है तो क्या अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग दंड मिलेगा या एक ही दंड मिलेगा? तो कौटिल्य ने कहा नहीं, वर्ण व्यवस्था जैसी होगी जिसकी, उसी के अकॉर्डिंग उसको दंड मिलेगा, चाहे अपराध सेम भले ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसको बाद में जब हम दंड व्यवस्था पढ़ेंगे तो दंड व्यवस्था में न्यायालय की बात करेंगे, कैसे न्यायालय की क्या काम करते थे, है ना, वो सारी चीजों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो वहां पर हम उन चीजों की चर्चा कर लेंगे, कैसे कैसे दंड की व्यवस्था इन्होंने की है, किसको कम किसको ज्यादा। एक्सप्लोरेटरी के बारे में इन्होंने बताया है, फिलॉसफी एंड लॉजिक में दिखाई देते हैं, और इंक्लूडेड नॉलेज ऑफ अ चारवाक, सांख्य एंड योगा फिलॉसफी के बारे में इसमें बताया गया है। तीसरा इसमें बताया गया है, इट इज द लाइट हाउस ऑफ द डिसिप्लिन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो डिसिप्लिन और फिलॉसफी की बात की गई है वो एक्सप्लोरेटरी में यानी आन्वेषकी में कही गई है। ठीक है, ट्रायोलॉजी में जो बात की गई है, नॉलेज ऑफ धर्म के बारे में, अधर्म क्या है, वेदास नॉलेज क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, इन सब के बारे में जो है इसकी ट्रायोलॉजी या त्रयी में बताया गया। ठीक है, नेगोशिएशन का मतलब है कि वार्ता में एग्रीकल्चर के बारे में, अर्थ के बारे में, ठीक है, इकोनॉमी के बारे में बताया गया है, क्योंकि इसी को लाइफ ब्लड कहा गया है स्टेट का, यही इकोनॉमी क्या है, लाइफ ब्लड कही जाती है। फिर पनिशमेंट पॉलिसी जो बताते हैं, इसमें गवर्नेंस और पॉलिटिकल साइंस कैसे चलेगा, सॉवरेंटी के बारे में बताया है। ठीक है, एंटायर वर्ल्डली लाइफ एंड स्टेट डेवलप्ड ऑन द पैनल पॉलिसी, ये सारी चीजों के बारे में इन्होंने इस तरीके से डिस्कस किया है। फिर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है कि कैसे ज्ञान के ब्रांचेस को हम या डिपार्टमेंट के ब्रांचेस को कैसे हम इस पॉलिसी के तहत ला सकते हैं। द पेनल पॉलिसी is also not an independent punishment and essential to bring the security life is the punishment independent on the discipline या humanity। जो आपकी पेनल पॉलिसी है या पेनाल्टी की जो पॉलिसी है, पनिशमेंट की जो पॉलिसी है, ये भी फ्री नहीं है। ठीक है, ये जो है तीनों चीजों की सेफ्टी करती है। ठीक है, द पेनल पॉलिसी इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, पनिशमेंट इज अ सिंबल ऑफ द स्टेट एंड पावर सॉवरेंटी एंड द मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये चीज आपको थोड़ा सा एक एक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है, रटने की कोशिश आप ना करें, चीजों को
समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो गद्य और पद्य, गद्य का मतलब है जिन चीज को हम गा देते हैं, गा कर बोल सकते हैं, ठीक है, जिनको गाया जा सके, जिनको हम गा सके, जिनकी सिंगिंग कर सके, उनको क्या बोलते हैं, गद्य बोलते हैं। पद्य का मतलब है जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है, या जो पैराग्राफ में होते हैं, ठीक है। तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो पद्धति अपनाई है वो कैसी पद्धति है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो आगमनात्मक पद्धति, और आगमनात्मक पद्धति की उप पद्धतियां भी हैं, ठीक है। आगमनात्मक पद्धति को हम किस पद्धति के नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक मेथड भी है, ये वैज्ञानिक पद्धति भी है, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पद्धति का उपयोग किया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपके आगमनात्मक पद्धति का उल्लेख किया गया है, और आगमनात्मक पद्धति में जो उप पद्धतियां आती हैं, सब मेथड्स जो आते हैं, उसमें प्रायोगात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और परिवेक्षणात्मक, ये सब क्या है, ये सब भी आगमनात्मक पद्धति के पार्ट हैं, या कह लें वैज्ञानिक पद्धति के ये सब भी क्या है, पार्ट हैं। तुलना करना भी क्या है, कंपेयर करना, तुलना करना भी एक वैज्ञानिक तरीका है। ऑब्जर्वेशन करना भी क्या है, वैज्ञानिक तरीका है। और ऐतिहासिक विश्लेषण भी क्या आता है, वैज्ञानिक तरीके में आता है। प्रयोगात्मक तो आपको पता ही है, एक्सपेरिमेंटल, या आप किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो भी क्या है, वैज्ञानिक तरीके में शामिल होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको सादृश्यात्मक की समाजशास्त्री पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का भी आपको समावेश दिखाई पड़ेगा। अगर बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है, जो ज्यादातर पूछता है कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया गया है, आगमनात्मक पद्धति है या निगमनात्मक पद्धति है, ठीक है, इंडक्टिव मेथड है या डिडक्टिव मेथड है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसमें आपको आगमनात्मक पद्धति दिखाई पड़ेगी, यानी कि इंडक्टिव मेथड यूज किया गया है। इंडक्टिव मेथड्स को आप साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं, साइंटिफिक मेथड। चलिए, कौटिल्य के अनुसार राजनीति शास्त्र के कितने पहलू हैं, तो कौटिल्य के अनुसार राजनीति शास्त्र के दो पहलू होते हैं। पहला क्या है, दर्शनात्मक, और दूसरा क्या है, प्रयोगात्मक। एक दर्शन है, दूसरा उसकी फिलॉसफी है, ठीक है। दो पहलू है राजनीति विज्ञान के, एक दर्शनात्मक पहलू, दूसरा प्रयोगात्मक पहलू, यानी प्रैक्टिकल है, एक फिलोसफिकल है। अर्थशास्त्र में दोनों ही प्रकार की राजनीतियों का उल्लेख किया गया है, चाहे वो दर्शनात्मक हो चाहे वो प्रयोगात्मक हो, दोनों टाइप्स के आपको टाइप्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कौटिल्य हैज रिटन द अर्थशास्त्र इन अ बोथ प्रोज एंड पोइट्री। इन अ कौटिल्य अर्थशास्त्र इंडक्टिव एंड इट्स सब मेथड्स एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, कंपैरेटिव एंड ऑब्जर्वेशनल एंड सोशियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, psychological methods and of analogy have been used। तो इसमें आपको जो इंडक्टिव मेथड्स हैं, इसको साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं। इसके जो सब मेथड्स हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, कंपैरेटिव, ऑब्जर्वेशनल, है ना, ये सारे मेथड्स तो यूज हुए हैं। इसके साथ साथ आपको सोशियोलॉजिकल मेथड्स भी दिखाई पड़ेगा, साइकोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है। ये सारे मेथड्स आपको अर्थशास्त्र में दिखाई देंगे। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, पॉलिटिकल साइंस हैज टू एस्पेक्ट्स, एक तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स हैं, दूसरा इसके एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स हैं। मेंशन ऑफ द बोथ टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स इज फाउंड इन द अर्थशास्त्र। तो दोनों टाइप्स के आपको जो एक्सपेरिमेंटल हैं और फिलोसफिकल जो मेथड्स हैं, ये दोनों आपको अर्थशास्त्र में दिखाई पड़ेंगे। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे अब अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कैसी है, इसके बारे में अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र में अगले पार्ट में कितने जो 15 अधिकरण की बात की गई है, 15 अधिकरणों की बात जो की गई है, उन 15 अधिकरणों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब उन्हीं 15 अधिकरणों के एक एक करके हम देखेंगे किस अधिकरण में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो, आपके लिए जो जरा सा भी बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।